डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी है क्या? अगर हम हेडिंग के ऊपर, वर्ड के ऊपर फोकस करें तो हमें दो वर्ड मिलते हैं। पहला है बायो और नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। बायो मींस लाइफ एंड टेक्नोलॉजी मींस नॉलेज, यानी कि नॉलेज की एप्लीकेशन है किसके ऊपर? लाइफ के ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। क्यों? टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ह्यूमंस के बेनिफिट के लिए सब्सटेंसेस बनाना बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसे बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी इंसान जो है जब से उसने फार्मिंग स्टार्ट की तब से इस्तेमाल कर रहा है और इसकी एप्लीकेशन को एक्सटेंड किया गया है ऑन प्लांट्स एज वेल एज ऑन एनिमल्स, लाइक क्रॉस ब्रीडिंग एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस ब्रीडिंग में क्रॉस पॉलिनेशन क्यों किया जाता है? टू गेट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ऑर्गेनिज्म। अब डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है ह्यूमंस की प्लांट्स के लिहाज से? टू गेट बेटर क्वालिटी ऑफ फूड, टू गेट मोर फूड। ठीक है, यानी हम अपनी मर्जी की खसूसियात लेके आएंगे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ताकि हमें फायदा हो। ठीक है, अब डेफिनेशन के बाद हम देखेंगे कि ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या थी और जो मॉडर्न है ये कौन सी है। अब ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में, जिसे हम ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स की नेचुरल कैपेबिलिटीज, जिस तरह घर में दही बनाया जाता है क्यों और कैसे, क्यों तो है कि इस्तेमाल करने के लिए, और कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इंसर्शन के बाद दूध में अगर हम बैक्टीरिया डालेंगे तो क्या है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस की वजह से दूध क्या है कि दही में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हुआ? बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स। ठीक हो गया, यानी कि ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल किया गया। लेकिन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या है जी, इसके अंदर हम आर्टिफिशियली डीएनए को रिपेयर करते हैं, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, या रिमूव कर देंगे। ये है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि डीएनए के ऊपर मेन फोकस जो है वो है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का, जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। ये तो है मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद हम देखेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर काम कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हुआ तो जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टार्टेड इन 1944। कैसे? जब साइंसदानों को पता चला कि डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है, डीएनए के अंदर की सारी इंफॉर्मेशन है, उसके बाद से जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर क्या है जी, इनकलाब आना शुरू हो गया, जिद्दत आना शुरू हो गई। उसके बाद 1970s में साइंटिस्ट वर एबल टू कट एंड पेस्ट डीएनए। साइंसदान इस काबिल हो गए थे कि वो एंजाइम्स का इस्तेमाल करके डीएनए के खास हिस्से को कट भी कर सकते थे, उसे दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए में पेस्ट भी कर सकते थे। ठीक है, अब उसके बाद इन 1978 इंसुलिन वाज प्रिपेयर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि इंसुलिन को किस तरह प्रिपेयर किया गया। ह्यूमन सेल से इंसुलिन जीन को एक्सट्रैक्ट करके बैक्टीरिया के डीएनए में इंसर्ट किया गया। जैसे जैसे बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा, डुप्लीकेट करेगा, इंसुलिन का जीन भी डुप्लीकेट होगा और इंसुलिन वो बनाएगा भी। फिर उस इंसुलिन को निकाल के कह रहे जी बाजार में सेल के लिए भेज दिया गया। अब इंसुलिन को किस मकसद के लिए यूज किया जाता है? डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि शुगर के मरीजों में इंजेक्ट किया जाता है टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। ठीक हो गया। उसके बाद 1990s में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। इसका मकसद क्या था कि ह्यूमन जो डीएनए उसका कंप्लीट एक मैप बनाया जाए कि इसके अंदर जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो यूनिट होते हैं डीएनए के, उसकी क्या सीक्वेंस है। ये लॉन्च किया गया 1990s में और कंप्लीट जो मैप था जीनोम का वो पब्लिश हुआ 2002 में। जितने भी डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस थी वो इंसान ह्यूमन साइंटिस्ट ने 2002 में पब्लिश कर दिया है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन थी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी
इसकी एप्लीकेशंस को देखते हुए बायोटेक्नोलॉजी को एक अलग से फील्ड कंसीडर किया जा रहा है बायो से। ठीक है, अब बायोटेक्नोलॉजी के स्कोप को देखते हुए बहुत सारे साइंसदान इसकी तरफ भागे आ रहे हैं और काम कर रहे हैं, एडवांसमेंट आ रही है। अब स्कोप में बायोटेक्नोलॉजी क्या है? सबसे पहले एग्रीकल्चर के लिए हम प्लांट्स के जीनोम को मॉडिफाई करके अपनी डिजायरेबल खसूसियात को के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मेडिसिन में बहुत बड़ा स्कोप है कि बहुत सारी मेडिसिन बनाई जा रही हैं, एंजाइम्स बनाए जा रहे हैं, प्रोटीन्स बनाई जा रही हैं। ठीक है, इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोब्स को मॉडिफाई करके मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और लास्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जी ऐसी ब्रांच, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत बड़ा स्कोप है बायोटेक्नोलॉजी का। आगे हम देखेंगे एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। सबसे पहले हम देखेंगे इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का जो रोल है उसमें सबसे पहले हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन एंड इंटरफेरॉन। इंसुलिन को जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, इसे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंजेक्ट किया जाता है ह्यूमन बॉडी। कब? जब पैंक्रियास नॉर्मल अमाउंट में इंसुलिन को प्रोड्यूस करना छोड़ दे। उसके बाद इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या है? एक एंटीवायरल प्रोटीन है। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन हो तो उसके अगेंस्ट ये हम यूज करते हैं। उसके बाद वैक्सीन्स को भी प्रोड्यूस किया गया बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। वैक्सीन के लिए एक ऐसी सब्सटेंस जिसके अंदर डेड या वीक किए गए पैथोजेंस होते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको इंसर्ट किया जाता है हमारी बॉडी में। लेकिन हमारी बॉडी क्या है जी, उन वीक या डेड पैथोजेंस को रियल कंसीडर करती है, लिविंग कंसीडर करती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। और इस तरह से होता है कि हमारे जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है और हमें बुखार या कोई भी डिजीज नहीं होती। वैक्सीन, मुख्तलिफ वैक्सीन मुख्तलिफ बीमारियों के लिए होती हैं जी। स्पेसिफिक वैक्सीन स्पेसिफिक डिजीज के लिए, जिस तरह पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, और क्यों पिलाए जाते हैं? पोलियो डिजीज के अगेंस्ट। ठीक है, उसके बाद है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को भी प्रोड्यूस किए गए बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। इसको भी इंसर्ट किया जाए फॉर प्रमोटिंग ग्रोथ इन ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट, ये था मेडिसिन के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का रोल। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स फॉर मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल यूज। ठीक है, सपोज एक्सीडेंट की वजह से या ड्यूरिंग सर्जिकल ऑपरेशन या ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी हम एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल यूज, इंडस्ट्रीज में भी वेरियस एंजाइम्स यूज किए जाते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट केमिकल्स। ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब नेक्स्ट है जीन थेरापी। जीन थेरापी टेक्निक का नाम। इसमें हम क्या करते हैं? एबनॉर्मल जीन को नॉर्मल जीन से रिप्लेस कर देते हैं और इस तरह से ऑर्गेनिज्म को किसी भी डिजीज से बचाया जा सकता है। उसके बाद फोरेंसिक मेडिसिन। फोरेंसिक करवाए जाते हैं टेस्ट ताकि हमें किसी भी पर्सन का पता चल सके, पेरेंट को भी पता चलाने के लिए। सपोज हॉस्पिटल में कोई बच्चा अगर मिक्सअप हो जाता है, उसके पेरेंट्स से क्लैश आ जाता है कि ये हमारा बच्चा है, ये दूसरे वाले का नहीं हमारा है, तो उसको जानने के लिए भी हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इसे बोलते हैं फोरेंसिक मेडिसिन। और लास्ट में आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स, इसी में आ जाता है फोरेंसिक में। ठीक है, कि हम जिस पर्सन को ढूंढना चाह रहे हैं जिसने क्राइम किया है, उसके क्या है ब्लड टेस्ट या उसके हेयर्स की मदद से भी, उसके फिंगरप्रिंट्स की मदद से भी हम क्या है क्रिमिनल्स को जान सकते हैं बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। लास्ट में है जी हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। की फूड और एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी की क्या रोल है? सबसे पहले फर्मेंटेड फूड्स। फर्मेंटेड के फूड्स ऐसी फूड्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी से बनाई जाती हैं, लाइक योगर्ट, दही जो है। इसके अलावा जो पिकल्स है, अचार, इसको भी फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बनाया जाता है। जिसके अलावा वेरियस विटामिन्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स,
ये सारी बनाई जा रही है बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। जिस तरह पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि पनीर जो है इसको भी बायोटेक्नोलॉजी की ही मदद से बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है फूड के अंदर जो इस्तेमाल है इसका प्रोडक्शन ऑफ वाइन एंड बियर, कि ग्रेप की फर्मेंटेशन से वाइन एंड बियर बनाई जा रही है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका डीएनए मॉडिफाई किया गया हो, जीनोम मॉडिफाई हो गया हो, जेनेटिक मेकअप चेंज हो गया हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। अब ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई क्यों किया जाता है? जिस तरह मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, टू गेट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, टू गेट मोर मिल्क, टू गेट मोर मीट, मोर एग्स एंड क्वालिटी एज वेल, ठीक है। ये सारी एप्लीकेशन है किसके ऊपर जी? फूड एंड एग्रीकल्चर के ऊपर, बायोटेक्नोलॉजी की। नेक्स्ट हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी का हमारे माहौल के ऊपर, हमारे माहौल के अंदर क्या रोल है। सबसे पहले टू डील विद एनवायरमेंटल इश्यूज, हमारे माहौलियाती मसाइल के सबसे पहले तो पोल्यूशन है, ठीक है। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। कि जिस तरह गाड़ियों के जो साइलेंसर्स होते हैं वहां पे क्या जी ऐसी गैस छलनी लगाई जाती है जो कि स्मोक में से डेंजरस पार्टिकल्स को एक्सट्रैक्ट कर ले और पोल्यूशन कम से कम हो, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरियल एंजाइम्स यूज्ड टू ट्रीट सीवेज, हमारे घरों में जो सीवेज वाटर जा रहा है इसको प्यूरिफाई करने के लिए भी बैक्टीरिया को यूज किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद माइक्रोब्स आर यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर्स। अब बायोफर्टिलाइजर्स के तौर पर माइक्रोब्स किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं कि जब माइक्रोब्स को हम अप्लाई करते हैं लैंड के ऊपर तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उन नाइट्रेट्स को प्लांट्स इजीली कंज्यूम करेंगे टू मेक फूड। उसके बाद बायोसेंसर्स, एक ऐसी डिवाइस जो माइक्रोब्स को इस्तेमाल करती है टू डिटेक्ट एनी डेंजर, टू डिटेक्ट स्मोक। सपोज किसी बिल्डिंग में अगर वेल डेवलप है कंट्री, अगर उसकी किसी इमारत में आग लग जाती है तो आग को क्या डिटेक्ट करेगी एक ऐसी डिवाइस जिसे बोलते हैं बायोसेंसर्स। इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं, फौरन से हार्म बनना शुरू हो जाता है। इसके अलावा क्लीनिंग ऑफ स्पिल्ड ऑयल टैंकर्स जो बंदरगाहों पर आते हैं, बाज़ वक्त से अगर ऑयल लीक हो जाए और पानी के ऊपर फैल जाए तो उससे होता क्या है कि जो वाइल्ड लाइफ मौजूद है हमारे वाटर के अंदर, जो लाइफ मौजूद है उसे नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। तो इस ऑयल को रिमूव करने के लिए ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप किए गए जो कि उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑयल को, और समुद्र की सतह अगेन क्लीन हो जाती है, ठीक है। ये जो थी इसकी एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक है। अगर इसमें कोई भी आपको मुश्किल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज फर्मेंटेशन। लेकिन फर्मेंटेशन को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, दैट यू हैव लर्न इन योर 9th क्लास। द टॉपिक इज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन is the process in which CH bonds present in food are broken by oxidation, reduction, reaction, and the energy is transformed into ATP। कि फूड के अंदर जितने भी CH bonds हैं उनको तोड़ा जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से, और एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जाता है इनटू ATP। ये आप 9th में पढ़ चुके हैं। अब सेलुलर रेस्पिरेशन दो तरह की होती है, एरोबिक एंड एनारोबिक। Aerobic respiration, the respiration that occurs in presence of oxygen, और वो respiration जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी उसे बोलते हैं anaerobic respiration, या इसका दूसरा नाम fermentation है, ठीक है। अब anaerobic respiration is the process in which there is incomplete breakdown of glucose, completely glucose breakdown नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से एनर्जी भी कम प्रोड्यूस होगी। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में इन 1857 एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लुइस पास्चर, उसने
कहा कि फर्मेंटेशन इज ऑल अबाउट द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है सारा का सारा माइक्रोब्स की एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह दूध से दही का बनना, अगर माइक्रोब्स बैक्टीरिया डिवाइड नहीं होंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, तो दूध से दही भी नहीं बनेगा। यही बात लुईस पास्चर ने की। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, वो है टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। हम फर्मेंटेशन को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर एंड प्रोडक्ट। ठीक है, नंबर 1 अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब चूंकि इसकी एंड प्रोडक्ट अल्कोहल है तो इसे हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं जी। एंड इट इज कैरीड बाय यीस्ट, और यीस्ट क्या कौन सी स्पीशीज है जी? सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। ये इसकी स्पीशीज है जो कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में रोल प्ले करती है। क्या करेगी जी? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से जो पायरुविक एसिड बना था, इस पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करेगी इनटू एसिटाल्डिहाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बस फर्दर एसिटाल्डिहाइड को कन्वर्ट किया जाता है इनटू अल्कोहल। कौन सी अल्कोहल? इथेनॉल। अब यहां प्रोड्यूस होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को हम यूज करते हैं ब्रेड को फ्लफी बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि इसकी जो साइड प्रोडक्ट होगी उसे भी वेस्ट नहीं किया जाता, उसे भी इस्तेमाल में लाया जाता है। नेक्स्ट है इसकी दूसरी टाइप फर्मेंटेशन की, वो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और इसमें जो ऑर्गेनिज्म रोल प्ले करते हैं वो है बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस स्पीशी है इसकी, वो इसमें रोल प्ले करती है, और क्या होता है कि पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है इनटू लैक्टिक एसिड। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस भी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो रहा है, इसलिए इसमें भी एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी। ये तो थी टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखना है कि फर्मेंटेशन का इस्तेमाल बायोटेक्नोलॉजी में किस तरह से हो रहा है। जनरली फर्मेंटेशन का जो रोल है वो क्या है कि नेचुरल कैपेबिलिटीज के ऊपर डिपेंड कर रहे थे इनिशियली पीपल्स, कि उनकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की नेचुरल कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करके जो प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं सिर्फ उन्हीं को इस्तेमाल किया जा रहा था जी। लेकिन नाउअडेज इंडस्ट्रियल लेवल पर भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं बाय यूजिंग फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी। अब उसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फर्मेंटेशन। ठीक है, ये दोनों लेवल्स पे कर रहे हैं जी, हम फर्मेंटेड फूड्स भी बना रहे हैं, इसके अलावा इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले देखेंगे फर्मेंटेड फूड्स। ठीक है, सो उसमें सबसे पहले सीरियल प्रोडक्ट्स, ग्रेन्स को इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स बनाना। मेनली क्या है जी? ब्रेड एंड व्हीट डफ या डो, जिसे आप प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं व्हीट डो, जिस तरह हम खमीरी रोटी बना लेते हैं। ठीक है, खमीर ऐड करके आटे में खमीरी रोटी, इसके अलावा ब्रेड बना लेते हैं। ठीक है, ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस से आ रहे हैं। नेक्स्ट है डेयरी प्रोडक्ट्स, हम पनीर और योगर्ट, दही, दोनों चीजें बना रहे हैं। दूध का दही में कन्वर्ट होना बाय बैक्टीरियल एक्टिविटी। ठीक है, और चीज किस तरह से बन रही है जी? व्हेन अ मिल्क प्रोटीन इज कोएगुलेटेड, कोएगुलेट क्लम्प कर जाना, यानी दूध के अंदर जो प्रोटीन है जब क्लम्प करेगी, और वो क्लम्प कब करेगी? जब एसिड प्रोड्यूस करेगा कौन? बैक्टीरिया। वो एसिड रिएक्ट करेगा प्रोटीन के साथ, तो प्रोटीन कोएगुलेट कर देगा और हमें क्या मिलेगी? चीज। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स। फ्रूट्स को भी महफूज करने के लिए हम क्या है सॉल्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, along with process of fermentation, जिस तरह पिकल है आपके पास और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखेंगे बेवरेज प्रोडक्ट्स। ठीक है, वाइन एंड बियर्स ये बनाई जा रही है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। वाइन को डायरेक्टली बना सकते हैं आप बाय द फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, ग्रेप्स की फर्मेंटेशन करेंगे डायरेक्टली ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोडक्ट का नेम है फॉर्मिक एसिड। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके बन रही है जी? एस्परगिलस। ठीक है,
ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेम है जो कि फॉर्मिक एसिड को बना रहे हैं और ये यूज कहाँ पे हो रहा है जी? यूज इन टेक्सटाइल डाइंग, कपड़ों को रंगने में। इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं कि एक मेटल का दूसरी मेटल के ऊपर क्या तय चढ़ा देना। इसके अलावा रबर मैन्युफैक्चर, रबर को बनाने में भी इस्तेमाल हो रहा है कौन? फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट है इथेनॉल, इथेनॉल को बनाने में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल हो रहा है दैट इज सैकेरोमाइसिस, और इसके इस्तेमाल कहां पे है? यूज्ड एज सॉल्वेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर, सिरके के बनाने में इसका इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद ग्लाइसरॉल, ग्लाइसरॉल को बनाने में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है? दैट इज सैकेरोमाइसिस, और इसके इस्तेमाल कहां पे है? यूज्ड एज सॉल्वेंट इन प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक्स, मेकअप के सामान में, और सोप, साबुन वगैरह को बनाने में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है ग्लाइसरॉल का। और लास्ट में है एक्राइलिक एसिड, इसको बनाने में बैसिलस रोल प्ले कर रहे हैं, और यूज कहां पे हो रहा है? यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स। ठीक है, ये तो था एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन और इंडस्ट्रियल स्केल। अगर इसमें फिर भी आपको कोई मुश्किल हो, कोई मुश्किल वर्ड मिले आपको, तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स, अब अगले टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं, दैट इज फर्मेंटर। फर्मेंटर की एक ऐसी डिवाइस है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, अ डिवाइस दैट प्रोवाइड ऑप्टिमम इन्वायरमेंट, यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म फुली ग्रो करे मैक्सिमम कैपेसिटी के तहत, टू ग्रो इनटू अ बायोमास so they can interact with the substrate to form product। बायोमास की आपको डेफिनेशन बताई थी कि टोटल लिविंग मैटर प्रेजेंट इन एन एनवायरनमेंट। ठीक है, उसे बोलते हैं बायोमास। यह है एक ऐसी डिवाइस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑप्टिमम एनवायरनमेंट में प्रोवाइड करे ताकि वो फुली तौर पर ग्रो करें और इंटरेक्ट करें किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ। क्यों? so they can form product, और हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट बन सके। अगर हम फर्मेंटेशन को देखें विद रेफरेंस टू फर्मेंटर्स, तो हम फर्मेंटेशन को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, बैच फर्मेंटेशन एंड कंटीन्यूअस फर्मेंटेशन। आप जरा थोड़ा सा इनके नाम पे फोकस कीजिएगा और इसे बारी बारी पढ़ते हैं, आपको फौरन से समझ आ जाएगी कि बैच फर्मेंटेशन क्या होता है। बैच फर्मेंटेशन में हम जितना भी रॉ मटेरियल होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, उसे एट अ टाइम हम फर्मेंटर के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, पूरे एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं, एक खास वक्त के बाद हम प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं। ठीक है, आप ये फर्मेंटर देख रहे हैं, इसके अलग अलग से रास्ते बनाए गए हैं। प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया हम इस रास्ते से डालेंगे, रॉ मटेरियल्स को इस रास्ते से, और इस सारी सब्सटेंस को, मटेरियल्स को स्टीम स्टीरिलाइज किया जाता है ताकि सबस्ट्रेट के अंदर कोई भी अगर हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह आ गए तो उसकी या डेथ हो जाए या उसे रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, अब इंसर्ट करने के बाद हम टेम्परेचर को और पीएच को कंट्रोल करेंगे, इस डिवाइस की मदद से कंट्रोल कर देते हैं ताकि चेंज ना हो, और बैक्टीरिया क्या है जी? ऑप्टिमम रेट पर ग्रो करेंगे, रिएक्ट करेंगे किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ, और ये हमारे पास एक चम्मच लाइक कह लेंगे स्ट्रक्चर है जो कि इसे मुसलसल मूव करवाती रहेगी। ठीक है, आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम हम प्रोडक्ट को इस चैनल से बाहर निकाल लेंगे। दोबारा से अगर हमें प्रोडक्ट बनानी है तो हम फर्मेंटर को क्लीन करेंगे और दोबारा से प्रोसेस को रिपीट करेंगे। इसे हम बोलते हैं बैच फर्मेंटेशन, यानी एक वक्त में सब्सटेंसेस को डाल दिया, खास वक्त पर निकालेंगे और दोबारा से प्रोसेस को रिपीट करेंगे। लेकिन दूसरी कंटीन्यूअस फर्मेंटेशन, जिस तरह के नाम से जाहिर है, रॉ मटेरियल्स को डालते रहेंगे और प्रोडक्ट को मुसलसल निकालते रहेंगे। एक साइड से सब्सटेंसेस को डाला जा रहा है तो दूसरी साइड से प्रोडक्ट को निकाला जा रहा है, इसे हम बोलते हैं कंटीन्यूअस फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटर्स के जो फायदे हैं, एडवांटेजेस हैं, वो हमने देखने हैं कि सबसे पहले जो फायदा है, कंट्रोल एनवायरनमेंट मिलता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ताकि वो प्रोडक्ट बना सके। नंबर 2, ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म जो है जब उनको
नॉर्मल अमाउंट में फूड मिलेगी, सबस्ट्रेट मिलेगा, तो फुली ग्रो करेंगे और मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाएंगे। नंबर 3, दे अलाउ बल्क प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल्स। फर्मेंटर्स के अंदर आप एट ए टाइम बहुत ज्यादा अमाउंट किसी भी चीज की बना सकते हैं, चाहे वो इंसुलिन की हो, ग्रोथ हार्मोन की हो या कोई और दूसरे केमिकल। ठीक है, इसके अलावा लेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, चूंकि हमें कम वक्त में ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगी, ठीक है, और ज्यादा हमारा कोई एक्सपेंस भी नहीं है, तो इस लिहाज से जो प्रोडक्ट हमें मिलेगी ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होगी। ये थे एडवांटेजेस फर्मेंटर्स के। अगर फिर भी आपको कोई मुश्किल हो, कोई दुश्वारी हो, तो आप लोग आकर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।